के शो में। कोरोना से बचाव की एसओपीज की धज्जियां, शादियां, तकरीबात उरूज पर। अवाम बुरी तरह कोरोना के शिकंजे में, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी कोरोना के निशाने पर। बेशतर स्कूलों में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, खतरे की घंटी। अस्सलाम वालेकुम। पेश पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कोरोना के वार जारी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसने आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक अपने पंजे गाड़ लिए। शहर कराची का तो बहुत बुरा हाल है इस पर। जिस तरह हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त कराची में हूँ, हम जितने भी लोग हैं, जो मैंने आस पास बात भी की अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से, तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर घर में कोई ना कोई मुतासिर है। किसी ना किसी को फ्लू है, किसी ना किसी को सिम्टम्स हैं। बहुत से लोग जो इज्तनाब कर रहे हैं टेस्ट से, जो नहीं कराते, जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें जो शरह आ रही है वो आज भी हमने देखा है कि 30% से ज्यादा आई है। लेकिन बहुत से अहम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रोग्राम में शुरू के से मौजूद हैं, साबिक मामले खुसूसी। जफर मिर्जा साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर इसलिए आना चाहिए, आपने कुछ दिन कबल 31 दिसंबर को ये कॉलम में लिखा था आपने कि हमें इमरजेंसी मोड में आ जाना चाहिए। आज सूरत हाल ये कि आहिस्ता आहिस्ता अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, डिस्पेंसरीज में रश बढ़ना शुरू हो गया है। एनसीओसी का इजलास हो रहा है लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा था। हाल सिर्फ कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ा देंगे स्कूल्स के अंदर। कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा, ना सिंध गवर्नमेंट कोई हतमी फैसला ले रही है। तो क्या हम जो इज्तनाब बरत रहे हैं इसका नुकसान होगा बहुत बड़ा? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसको बजाय इसके कि हम इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मुतफ़िक्र हों या एक सनसनीखेज़ी की सूरत हाल पैदा कर लें अपने लिए और पैनिक में चले जाएं, चीज़ को साइंटिफिकली उसके सही तनाजुर में समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात सबको मालूम है कि अनलाइक डेल्टा, ओमिक्रॉन जो है ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये शिद्दत बीमारी की पैदा उस तरह नहीं करता जिस तरह डेल्टा करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मैंने बात की है, अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो उसका ये नतीजा भी निकलता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बीमारी फैल जाए और उनका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बीमार हो और उसका फिर एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बहुत शदीद बीमार हो, तो लोग बीमार तो होंगे लेकिन उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नंबर्स में, चाहे वो छोटी प्रोपोर्शन हो, चूँकि बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को फैल रही है तो वो फिर प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझने की। तो इस हवाले से मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। और अब जैसे आपने ख़ुद फरमाया, सूरत हाल यकीनन ऐसी हो रही है कि जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, लोग ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल उस वक्त मेरा ये कहना, मैं समझता हूँ कि मैं हक़ बेजानिब था। और अब भी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, हमारे आईसी यूनिट्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं। एनसीओसी यकीनन इसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखे हुए है और अगर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया तो उसकी भी वजूहात होंगी। और मेरा ख़्याल है कि मुनासिब वक्त पे वो मुनासिब फ़ैसले करेंगे भी। ये फ़ैसले बहुत आसान नहीं होते, जैसा कि आपको मालूम है। अगर आप स्कूलों कॉलेजों की बात करें तो बच्चों का, तालिब इल्मों का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है, रोज़गार को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये फ़ैसले जो हैं नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं होता कि एक सिचुएशन आ गई तो आपने फौरन लॉकडाउन। अच्छा मिर्जा साहब, आपने ने लिखा था अभी इसी कॉलम में जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, आपने लिखा था कि द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 4 waves इन पाकिस्तान इन्फॉर्म्स अस दैट फॉर नोन एंड अननोन रीजंस द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, यानी जो उनकी शिद्दत थी
वो वेस्टर्न कंट्रीज यूएस और यूरोप का आपने हवाला दिया था कि उससे निस्बतन कम थी। तो अभी तक जो डेटा आ रहा है पाकिस्तान का, जो आप खुद भी कहते हैं कि मिसलीडिंग है, जब आपने उसमें लिखा था कॉलम में, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो फिफ्थ वेव है ये अभी भी इसकी इंटेंसिटी कम है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में, या इस दफा हम पिछली 4 वेव्स के तजुर्बे से हटकर कुछ नया देख रहे हैं? क्योंकि जो केसेस की पीक लोग कह रहे थे कि मिड फरवरी में होगी, तो अभी से 3-4 हज़ार केसेस आना शुरू हो गए, जो एनसीयूसी कह रही थी शायद मिड फरवरी तक होंगे। तो कहीं हम मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रहे इस वेव को? जफर मिर्जा साहब, मैं ये समझता हूँ जी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद पिछले दिनों मैं खुद भी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ अब हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। तो मैंने अमेरिका में और यूके में जो टॉप के पाकिस्तानी ओरिजिन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ किए हैं। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल नहीं है वहाँ का। अगर आप डेटा सामने रखें तो हमारा डेटा तो उसके बावजूद इसके कि हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन कोई तकाबुल नहीं है। 1-1 लाख केसेस डेली हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। पिछले जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन 2.5 साल 3 साल जो हो गए, इसमें कभी भी दुनिया के अंदर एक दिन में 15 लाख केसेस नहीं हुए थे। और उसकी जो बड़ी तादाद है वो अमेरिका और यूरोप और ये इस तरह के ममालिक थे। तो मैंने ये बिल्कुल सही लिखा था और मैं उस पर कायम हूँ कि देयर आर नोन एंड अननोन रीजंस। लेकिन अभी भी अगर आप तकाबुल करें पाकिस्तान का और मगरबी ममालिक का, तो वही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। लेकिन ये बताएं जफर साहब कि ये तो उससे कंपैरिजन में है वो सूरत हाल, लेकिन जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि बाय मिड शायद 3 या 4 हज़ार केसेस का पीक होगा, तो अभी तो फिर इसका मतलब पीक आनी है। आपकी अपनी एस्टिमेट्स क्या हैं? और अगर अभी पीक नहीं आनी तो अभी से 4,000 से ज्यादा केसेस होना शुरू हो गए हैं इस मुल्क में। कराची में तो हमने देखा है ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस कराची से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं हम इसको असेस सही कर रहे थे कि ये मिड फरवरी तक 3-4 हज़ार केसेस होंगे, पहले ही हो गए? जी बिल्कुल। देखें, ये सारे जो एस्टिमेट्स होते हैं इनके वेरिएबल्स बदल जाते हैं और कई दफ़ा वो दुरुस्त होते हैं, कई दफ़ा दुरुस्त नहीं होते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कहीं इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या हम इसको रिस्पॉन्ड सही तरीके से कर रहे हैं, इस सेंस में कि क्या हम इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें SOPs पर अमल करना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि लोग बिल्कुल छोड़ बैठे हैं तमाम SOPs को। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि गवर्नमेंट की इस सिलसिले में कम्युनिकेशन भी कमज़ोर है। पहली जो वेव्स थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाता था लोगों को, और लोगों को तरगीब दी जाती थी कि वो SOPs के ऊपर अमल करें। लेकिन अभी वो सूरत हाल उस नौयत की नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे यकीन है इस बात का कि गवर्नमेंट NCOC इस पे पूरी तरह नज़र रखे हुए है, और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बावजूद इसके कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल हमने दूसरी या तीसरी वेव के दौरान देखी थी। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था साहब कि आप इंटरनेशनली ये जो ग्लोबली अभी तक जो ट्रेंड्स रहे हैं उनके मुताबिक 3 या 4 चीज़ें जो हम देखते हैं कि इसका रिस्क कितना है उसको देखने के लिहाज से, एक तो ये बात पहले ही आपने बताई थी हमें प्रोग्राम में कि ये डबल जो होता है वो 2 दिन के अंदर होता है, वो तो सामने आ चुका था। दूसरा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव हैं इसके ऊपर ये डेटा अब इतना है, हम कह सकते हैं कि अब हमें पता चल गया कि कितनी इफेक्टिव है। दूसरा कि जिनको पहले वायरस हो चुका है वो आलमी सतह के ऊपर क्या दोबारा उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर डेटा अब तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज से आगे आ चुका होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी बुनियाद पर रिस्क असेसमेंट होती है इसकी, वो फाइनल डेटा की बुनियाद पर अब हम कुछ असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना थ्रेट है इसका ओमिक्रॉन का। बहुत अच्छा आपने सोचा समझा सवाल किया है, और यकीनन यही वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें देखना चाहिए। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को देखें तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो वैक्सीन्स पिछले वेरिएंट्स के ऊपर मौसर थी वो इस वेरिएंट के ऊपर भी मौसर हैं, जितनी वो थी उतनी ये भी हैं।
पहली बात। लेकिन क्या इस बात का ये मतलब है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रही? ये बात भी गलत है, यकीनन हो रही है। लेकिन अगर उनको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं करने लगा हूँ, कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है या अगर आपको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है, और अगर आपको इन्फेक्शन हो चुकी है और आपने वैक्सीन भी लगाई हुई है, तो फिर अगर आपको इन्फेक्शन होगी भी तो उसमें शिद्दत नहीं होगी, उसमें वो उतना आप बीमार नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ कि जिनको पहले इन्फेक्शन भी नहीं हुई हुई और पहले उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुई हुई, और उनको अगर ये इन्फेक्शन हो तो उनके बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक शेयर करता हूँ। मैं इंटरव्यू कर रहा था, डॉक्टर फैसल मसूद हैं मेडिकल डायरेक्टर मेथोडिस्ट ह्यूस्टन हॉस्पिटल में, और वो तकरीबन 800 ICU बेड्स का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके जो यहाँ पे लोग दाखिल हो रहे हैं तो उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 75% जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं बीमारी की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, 75% वो हैं कि जिन्होंने या तो वैक्सीन लगवाई नहीं और या पार्शियल वैक्सीनेशन हुई है उनकी। अच्छा। मतलब एक डोज लगी दूसरी नहीं लगी। और 25% लोग ऐसे हैं बहरहाल कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो उनकी या ओल्ड एज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिन्हें हम कहते हैं वो लोग हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फिगर है, 75% हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों की है कि जिनको वैक्सीन या लगी नहीं या मुकम्मल नहीं लगी, और जिन लोगों ने बूस्टर लगवाए हुए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने बूस्टर भी लगवाया हुआ है, उनकी शरह इससे भी बहुत ज़्यादा कम है कि जिनको इन्फेक्शन हो रही है। तो हमारे पास खासा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं, और इसी तरतीब में उनको देखना चाहिए। लेकिन जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो ये है कि वैक्सीनेशन इज स्टिल वर्किंग। तो यही मैं SOPs are still working। दो बातें हैं कि वैक्सीनेशन और SOPs में। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और ये अहम तरीन डेटा हमसे शेयर किया। 75% आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, जो आपकी बात हुई एक डॉक्टर से बाहर। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनको 25% है, जो ज़्यादातर जो 75% लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो हॉस्पिटल्स में इस वक्त एडमिट हो रहे हैं आलमी सतह के ऊपर। तो वैक्सीन काम कर रही हैं। इसका सवाल आगे हम जरूर उठाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब भी प्रोग्राम में होंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर वैक्सीन काम कर रही हैं तो जो हुकूमत की तरफ से संजीदगी से वैक्सीन लगवाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ना कोई डिटरेंस है जो पहले थी, ना कोई खौफ है, ना कोई पेनल्टी का खतरा, ना कोई कम्युनिकेशन कैंपेन है, इस तरह से कम्युनिकेशन कैंपेन जैसे पहले था। तो आखिर ये क्यों है, हुकूमत क्या सोच रही है? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आपके सामने है जो शिद्दत है ओमिक्रॉन की, उस पर बात हो रही है। कितने जो इसका टेक्निकल डेटा एनालिसिस WHO डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, वो कुछ फिगर्स स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आलमी सतह पे जो उनकी डॉक्टर से बात हुई है उसके मुताबिक 75% लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में है जिन्हें वैक्सीन लगी नहीं आई, तो लगी नहीं है बिल्कुल भी, या फिर वो लोग हैं जिनको एक डोज लगी है, या आलमी सतह पे उनकी डॉक्टर से बात हुई, वो फिगर कोट कर रहे थे। तो 75% मतलब लोग वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी सिरे से। तो इसका मतलब वैक्सीनेशन काम कर रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ। तो जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं वो जाके एक तो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं। लेकिन यहां मेरा सवाल जो है वो रियासत से है, क्योंकि हमने ये देखा था कि यहां पर डिटरेंस काम करता है। जब लोगों को यह कहा गया कि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी तो लोगों ने लाइन लगाकर वैक्सीन लगवाई। जब लोगों को यह कहा गया कि आपका NIC ब्लॉक हो जाएगा तो लोगों ने लाइन लगाकर वैक्सीन लगवाई। हुकूमत यह तो कह रही है कि माशी एतबार से हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक और लॉकडाउन, लेकिन यह कहने में या फिर इस तरह की पेनल्टीज लगाने में या सजाएं मुकर्रर करने में आखिर हुकूमत का क्या जाता है? सिर्फ ये कह देने में या फिर सिर्फ कुछ अमली तौर पे इकदाम करने से अगर लोग अपनी पार्शियल डोज को वैक्सीन कंप्लीट करा लें, या जो लोग बिल्कुल भी सिरे से वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई उन्होंने वो लोग लगवा लें,
तो इसमें क्या बुरा है आखिरकार? हुकूमत क्या चाहता है? हम ये नहीं कह रहे कि आप लॉकडाउन कर दें, शट डाउन कर दें, बंद कर दें सब कुछ, लेकिन आखिर वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का अपना जो कैंपेन है कम्युनिकेशन, उसको तो स्ट्रेंथन करें, उसको तो मजबूत करें, उसमें तो खौफ पैदा करें। डॉक्टर शाज़दी मंजूर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद में। हर बार कहता हूं कई सैकड़ों लोग आपके हाथों शफायाब हुए कोरोना से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, स्कूल पे बात हो रही थी अभी जफर मिर्जा साहब से, पहले ये बताएं बच्चे इससे कितना मुतासिर हो रहे हैं? आपके पास केसेस तो आते हैं आईसीयू वाले, लेकिन कितनी शिद्दत से मुतासिर हो रहे हैं? बच्चों का क्या रेशो इसमें है? स्कूल गोइंग बच्चे तो काफी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एडमिशन हुए हैं मेरे अभी आईसीयू में आज के दिन, और अगर 24 घंटे के दौरान हम देख लें तो बच्चे कोई खास उसमें शिद्दत नहीं आई, लेकिन तादाद बढ़ रही है क्योंकि बच्चे स्कूल से लेके आते हैं और बच्चे फिर आके अपने घर में जितने लोग हैं उनको फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनको जो है वो बीमारी दे देते हैं, लेकिन ताहाल जो है कोई शिद्दत बच्चों में नहीं देखी जा रही। सही। और उसके अलावा जो अगर आप शिद्दत देख रहे हैं तो किन पेशेंट्स के अंदर आपको आ रही है? और जो एक बार बार बात की जा रही थी कि हॉस्पिटलाइजेशन इसमें शायद कम होगी, आप क्या फील कर रहे हैं? आपने चारों पहले वेरिएंट्स डील किए हैं, ये 5वां वेरिएंट है, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या फर्क है? आपके अपने अस्पताल की क्या सूरत हाल है? देखिए मेरे पास तो अभी जिस तरह ना आईसीयू में काफी लोग एडमिट हो गए, आज भी 3-4 एडमिट हुए, कल भी हुए थे। इसके अलावा इमरजेंसी में आ रहे हैं, क्लिनिक से भी जा रहे हैं, मतलब 20-25 मरीज अभी देखे मैंने, 20-25 मरीज सुबह देखे थे सिर्फ कोविड के। तो तादाद इसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेज, पूरा खानदान आ रहा है। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 1.5 से 2 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा ये पाकिस्तान को जब हिट करेगा। तो आपने आज कराची की सूरत हाल भी देख ली है, पॉजिटिविटी रेट भी देख लिया है। हमारे डॉक्टर साहब भी वहाँ पे कराची में एक इंतकाल कर गए थे, पीडियाट्रिशियन थे मशहूर। तो आप ये भी उसी तरह से आ रहे हैं और ये बहुत तेजी से फैलना था, जिस तरह हमारी प्रेडिक्शन थी, और ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। 1-1.5 हफ्ते में अगर आप तादाद देखें तो बहुत ज्यादा, जाहिर बात है फिर हेल्थ पे हमारा बर्डन पड़ेगा, अस्पतालों पे पड़ेगा, वही मसले शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लोग अस्पतालों की रुख करेंगे, बेड्स नहीं मिलेंगे। तो मैं अभी समझता हूँ कि हमने इसको सीरियसली लेना है। सिर्फ हम आपके प्रोग्राम से, क्योंकि जो मैं शिद्दत देख रहा हूँ, इवन हमारे पास मरीज वो भी आ रहे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज भी लगाई है। तो ये मैं स्केयर नहीं कर रहा, लोगों को डरा नहीं रहा, लेकिन ये हमारे साथ हो रहा है। तो आपने जो जिस तरह कहा कि वैक्सीन तो बहुत जरूरी है, जिन्होंने नहीं लगाई वो भी अभी लगाएं। तो ये तेजी से फैलेगा, ये स्ट्रांग होता जाएगा और ज्यादा उन लोगों को हिट करेगा जिन्होंने जो है वैक्सीन नहीं लगाई, या वो लोग जो कि बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनकी कुव्वत मुदाफित कम है। और खासतौर पे बच्चे स्कूलों से लेके आएंगे। मेरे ख्याल से अगर हमें स्कूल 1-1.5 हफ्ते के लिए सिर्फ हम बंद कर देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कमी आ रही है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि मास टेस्टिंग शुरू की जाएगी स्कूल्स के अंदर। जितने दिनों में टेस्ट होंगे, सारे स्कूलों के टेस्ट होंगे, जितना बड़ा मुल्क है टेस्ट होते शुरू होंगे। आपको नहीं लगता, आपने 1-1.5 हफ्ता दिया था, इतनी देर में तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पंजे गाड़ लेगा बच्चे, और बच्चों के जरिए घरों में घुस जाएगा और ये केस तादाद बढ़ सकती है इसकी बहुत ज्यादा, फिर खुदा ना खास्ता। आपको याद होगा जो 4 हमारी वेव्स गई थी, इसकी शिद्दत जो होती है ना, शुरू होती है 1-1.5 महीना ये लगता है अपनी शिद्दत दिखाने में। अगर आप इसमें यही करते रहेंगे कि टेस्ट करते रहेंगे, देखिए ये टेस्ट सारे पॉजिटिव नहीं आ सकते। ओमिक्रॉन डिफरेंट वेरिएंट है, उसकी म्यूटेशन है, वो आप जीनोम सीक्वेंसेस से कर सकते हैं, और मास पैमाने पे करना इंतहाई मुश्किल काम है। अभी जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, हमारे पास उसकी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बहुत से मरीज टेस्ट नहीं कराते, बहुत सारे लोगों के टेस्ट नेगेटिव आते हैं, फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं, कुछ फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। इन चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि हम वो इक़दाम करें जिससे हम ये वेव कंट्रोल करें, जिस तरह पहले हमने की थी। अच्छा। अगर आप बच्चों में स्कूल में टेस्टिंग करेंगे, सारे बच्चों के तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो वो इसी उसमें रहेंगे कि तो कोविड सिम्टम्स है, वो घर में जाएंगे, लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पर तो सूबा सिंध में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि 40-50% जब रेशो हो जाए हॉस्पिटलाइजेशन का, उसके बाद हम जाएंगे किसी स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ या रिस्ट्रिक्शंस की तरफ। ये पॉलिसी दुरुस्त है, ये फैसला दुरुस्त है, और हमें इंतजार करना चाहिए कि जब आपके अस्पताल के आईसीयू एचडीयू बेड्स 50% भर जाएं, उसके बाद फिर हम रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएं? ये गलत फैसला है? दीपा, आप बताएं कि वो हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले कुछ चीज प्रिवेंट करेंगे, आप क्योर की तरफ तो नहीं जाते। हम कहते हैं जी बीमारी ना हो, लोग हमसे पूछते हैं जी एहतियात क्या करनी चाहिए, तो हम उनसे बताते हैं भाई अगर पेट की बीमारी है तो आपने ये एहतियात करनी है, फेफड़ों की। आप ये तो नहीं कहते पहले बीमार हो जाओ फिर हम तुम्हें देख लेंगे। तो प्रिवेंशन आप करेंगे, आप उसकी कोई सदेबाप करेंगे, उसके इक़दाम लेंगे,
ताकि ये फैले ना। और जाहिर बात है इसका बर्डन जो है वो डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे, हॉस्पिटल्स में और पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर पे पड़ जाता है जैसे पहले पड़ा था। फिर लोग भागेंगे ऑक्सीजन की तलाश में, अस्पतालों में बेड्स की तलाश में, पूरे केओस मच जाता है। तो आप पहले से कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से उसको इक़दाम कर सकते हैं ताकि ये फैले ना। तो उसमें बजाय इसके कि बच्चों की आप मास्क पहनाने पे आप टेस्टिंग करें, आप बच्चों को 1.5-2 हफ्ते की छुट्टियां करा लें। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनकी तो कोई ऐसी अभी हो नहीं रहा, बिल्कुल छुट्टियों से आए, कोई उनका एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें, शादी हॉल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, बसों में, ट्रेनों में सफर करने के बारे में, जो भी एनसीओसी के पहले इक़दाम थे, अगर आप वो 2 हफ्ते कर लें तो ये सारी चीज सबसाइड हो जाएगी। मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले भी प्रोग्राम में ये बात की। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है इस पूरे व्हील को। हम 4 वेव्स भुगत चुके हैं, 5वीं वेव आ रही है। हमने एस्टिमेट किया था कि शायद बाय मिड फरवरी 3-4 हज़ार केसेस होंगे, वो मिड जनवरी में इतने केसेस होना शुरू हो गए और अब हम उसको री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि शादियों में हम खाना डिब्बों में देंगे, स्कूलों को हम 12 साल से बड़े जो बच्चे होंगे उनकी वैक्सीनेटेड अगर कंप्लीट होगा तो उनको आने देंगे। तो ये हम जो तजुर्बा कर रहे हैं इस दफा 5वीं वेव के साथ, मैं ये कहूंगा तो सही होगा कि हम एनसीओसी जिसने बरवक्त फैसले पहले किए थे, इस दफा तजुर्बा कर रही है आवाम के साथ कि चलें जी तजुर्बा करके देखते हैं कि इस वेव में क्या होता है ताकि मईशत को नुकसान ना हो। ये तो नहीं हो रहा कहीं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आपकी बात सही। देखिए हमें अगर हमने 4 वेव्स बड़ी सक्सेसफुली निपटा दी हैं और दुनिया को हमने दिखाया है, और आप हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो अब भी हमें यही करना चाहिए। हम हमेशा वेट करते हैं कि कुछ चीज हो तो फिर हम उसका कुछ सदेबाप करेंगे। हमेशा आप पहले प्रीएम्प्ट करते हैं, पहले उसके बारे में कोई चीज रखते हैं, कोई हादसा होने से बचाते हैं। हादसे का इंतजार नहीं किया जाता। तो जिस तरह आप अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आप देखें कितनी तेजी से जंप कर गए, और हमारे पास इतना डाटा नहीं है। हमारे पास, मैंने आपको प्रोग्राम में 1.5-2 हफ्ते पहले बताया था कि अमेरिका में 10 लाख केसेस हो गए थे, इंग्लैंड में, यूरोप में 2-2 लाख केसेस डिटेक्ट हो रहे थे। तो हमारे पास ऐसी जीनोम सीक्वेंसेस अभी नहीं है इतने बड़े पैमाने पे मास टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास ओमिक्रॉन की अगर आप करें तो नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ओमिक्रॉन जो है वो हर टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिविटी रेशियो को भी वो कम करेगा। तो इसलिए हमें पहले से ये 1-2 हफ्ते कुछ इस पे बैठ के बात करनी चाहिए और इसको फौरन हमें यहाँ चीजें रोकनी चाहिए और उसका सदेबाप करना चाहिए। इंतहाई सख्त मेजर्स लेने चाहिए। आप डॉक्टर साहब ये जो कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूंगा कि जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं प्रोग्राम सुन रही हैं, डॉक्टर शाज़दी मंजूर साहब लीडिंग आईसीयू स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान के पल्मोलॉजिस्ट हैं, उनकी गुफ्तगू आप लोग सुन रहे हैं नाज़रीन। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर सख्त फैसले होने चाहिए। डॉक्टर साहब मैं अगर चाहूंगा आप थोड़ी निशानदेही करते जाएं ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, एनसीओसी है, गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल के ऊपर क्या क्या इकदाम फौरी तौर पर नागुज़ीर हैं, और ये भी बताएं कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को जो डिटरेंस है वो किस तरह करनी चाहिए, ये भी बताते जाएं क्या इकदाम होने चाहिए उस सिलसिले में ताकि वैक्सीनेशन बढ़े। देखिए बाय फोर्स तो इस्तीफा आप नहीं किसी को कर सकते। जैसे आपने प्रोग्राम में कहा है कि शनाख्ती कार्ड आप ब्लॉक कर सकते हैं। लोगों की कुछ इदारों के लोग मेरे पास आए जिनकी सैलरी रोक दी गई कि नहीं जब तक आप वो नहीं करेंगे। तो ये हर इदारा अपने तरीके से कर सकता है, उस पर अगर हम छोड़ें, सारा कुछ गवर्नमेंट पे ना छोड़ें, जाहिर बात है आप बाय फोर्स तो ये नहीं कर सकते। दूसरे इकदाम वही है जो एनसीओसी करती आई है कि शादी बेशक आपने करवानी है, उसका एक लिमिटेड लोगों को इकट्ठा करें। इसी तरह जहाँ पे जॉब्स लोग कर रहे हैं उनको हाफ और हाफ कर दें कि जी आधे लोग इस दिन आए करें, आधे इस दिन आए, वर्क फ्रॉम होम कर लें। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आप कमी कर सकते हैं। फिर लोगों को बता सकते हैं कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर है। फिर वही जो आप मीडिया जो सारा करते रहे उसको हम मीडिया के थ्रू ये हाईलाइट करना चाहिए। तो ये कुछ इक़दाम हैं जो हमें करना चाहिए और इसी से आपने पहले भी हमने कामयाबी हासिल की, अब भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं, मैं ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मजीद सवाल तो आगे भी हम इस पर हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे सवाल, क्योंकि एक हरफ आम में एक जो वर्ड ऑफ माउथ है जो है, अगर उसकी बात करें तो एक ट्रेंड चल रहा है शहर कराची में जहाँ मैं हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये 5 दिन रहता है, आपको कोई मसला नहीं, फ्लू होता है नॉर्मल, आप ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए भी इसको लोग लाइटली लेना शुरू हो गए। हम इस पर बात भी करेंगे। और फिर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आज की खबर के मुताबिक तकरीबन 500 हेल्थ केयर वर्कर्स भी इससे मुतासिर हुए। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
में तफसीलन बहुत से अहम सवालात हम उठा रहे हैं। एक और अलार्मिंग जो बात हमने देखा है कराची में, तकरीबन एस्टिमेट ये बता रहा है कि 500 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड से अफेक्ट हो चुके हैं। एक बड़े सीनियर डॉक्टर का इस वक्त मौत भी हो चुकी है। हमने देखा है, अल्लाह ताला उनको इस वक्त मफरत करे और उसके साथ जो उनके लवाकिन उनको सब्र दे। लेकिन हमने जैसा देखा कि बड़े लीडिंग डॉक्टर्स थे इस वक्त कराची के, प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख साहब जिनकी मौत हुई है इससे। मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितना इफेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को करना शुरू हो गया और हमारा हेल्थ सिस्टम कितने बड़े रिस्क पर है इस वक्त, और हुकूमत क्यों फैसले नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सफान, बात सारी ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो इतना तेजी से फैलता है कि आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल जाता है और एक से दूसरों को बहुत तेजी से लगता है ये बीमारी, ये जो वेरिएंट है। अब होता ये कि जो डॉक्टर हजरात जो बीमार हो रहे हैं इस वक्त, कराची के बहुत सारे डॉक्टर्स, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 500 से 600 डॉक्टर्स जो है इस वक्त घर में बैठे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स सारे घर में बैठे हुए हैं। और वो बीमार इस तरह से हुए हैं कि वो कोई कोविड के मरीज नहीं देख रहे थे। उनमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, उनमें जनरल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, उनमें फिजिशियंस हैं, उसमें आई के डॉक्टर हैं, उसमें स्किन के डॉक्टर्स हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। इस तरह के लोग हैं जो कि जिनको पता नहीं कि ये जो मरीज आया हुआ है ये कोविड का मरीज है, और वो लगा के डॉक्टरों को जा रहा है। तो ये बड़ा एक खतरनाक सा है। यकीनन ये दुरुस्त है कि मैं बार बार कहता रहा हूं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये कहती रही है कि डॉक्टर्स अपनी हिफाजत करें। ये समझे कि जो हम देख रहे हैं वो कोविड का मरीज देख रहे हैं, तो ये समझकर आप मरीज का इलाज करें तो वो सेफ्टी हो सकेगी। अदरवाइज इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें से माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होता है, और कुछ ऐसे लोग भी पॉजिटिव आए हैं जिनको कि कोई सिम्टम नहीं है, ना नजला है, ना खार है, ना ही जिस्म में दर्द है। उनको पता ही नहीं है। जब हम उनको टॉन्सिल के लिए ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं या किसी और ऑपरेशन के लिए कराते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोविड पॉजिटिव है। इसी तरह से जो एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खार है, ना कोई सर में दर्द है, ना कोई सिम्टम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब, मुझे बताएं लास्ट कि रियासत क्या सोच रही है अभी? आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि ना एसओपी पे इम्प्लीमेंटेशन है, ना वैक्सीनेशन करने के लिए कोई खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों में, और ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। तो फिर हम तो इस वक्त रियासत ने कुछ करा ही नहीं अभी तक। तो लोग तो सबको होगा ओमिक्रॉन, फैल जाएगा ये डॉक्टर साहब? जी, ऑलरेडी फैल चुका है ये, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि चीजें बंद करने से फायदा नहीं है, सब चीजें खुली रहे। इसमें दो बातें हैं। इसमें अवाम का बड़ा अहम किरदार है कि अवाम को चाहिए कि जब वो घर से निकले तो मास्क के बगैर ना निकले। हर आदमी को तो जाके हुकूमत नहीं रोकेगी और कहेगी कि जी आप मास्क लगाएं, लेकिन अवाम से ज्यादा जरूरी जो है वो हुकूमत के जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि एसओपीज पे अमल दरामद कराएं, वो मॉनिटर करें और उनको जो इदारे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। जैसे शादी हॉल से ये ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो वहां पर अगर एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो उसको जो है उसको बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से शादी हॉल की जगह मार्केट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, इनको फौरी बंद कर देना चाहिए। दफातर हैं, अगर फौरी बंद करें जहां पर वो नहीं हो रहा है, और जो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करने दें। और अवाम को भी चाहिए, अगर वो चाहते का मैसेज आया और आपने जो बताया, उम्मीद करते हैं तजवीज़ पे अमल होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप मुतालबा कर रहे हैं। लेट्स टेक